नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। राहुल 106 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर आया, जिसके बाद उसे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक राहुल को कोई बड़ी समस्या नहीं है। बोरवेल में गिरने से जो घाव हुए थे वो जल्द ही भर जाएंगे। राहुल अभी अस्पताल के लिए आईसीयू में है, जहां राहुल की मां बार बार बेटे का माथा चूम रही हैं। राहुल सुन नहीं सकता, पर मां के हाथों में वो जादू है जिसे वो महसूस कर सकता है। राहुल बोल भी नहीं सकता, एकटक वो अपनी मां को देख रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल को देखने बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां राहुल की मां गीता ने मुख्यमंत्री से कहा, आप हमारे लिए भगवान समान हैं। आपकी टीम ने पत्थरों को चीरकर मेरे बेटे की जान बचाई है। किसी ने ना भूख देखी, ना प्यास और ना ही एक पल के लिए कोई सोया। मुख्यमंत्री करीब 5 मिनट तक आईसीयू में रुके और उसकी मां की बातें ध्यान से सुनते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल की मां के सर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखकर तसल्ली दी और कहा कि यह हमारा फर्ज था। हमारे लिए एक नागरिक की जान अनमोल है। मुख्यमंत्री ने राहुल से भी बात की और हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने कहा कि वास्तव में रेस्क्यू टीम ने असाधारण काम किया है, लेकिन यह हमारा फर्ज था। श्री बघेल ने कहा कि राहुल की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को राहुल का बेहतर और उचित इलाज करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोपहर 1:30 बजे अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का प्रदेश के चयनित मुख्य स्कूलों में सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटन दबाकर नक्सल प्रभावित 4 जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में बंद पड़े 260 स्कूल को फिर से शुरू करने पर चर्चा की। इन स्कूलों में 11,013 बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 158, सुकमा जिले में 97 और नारायणपुर जिले में 4 और दंतेवाड़ा जिले में 1 बंद पड़े स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस मौके पर पुनः खोले जा रहे स्कूलों के पालकों और बच्चों से ऑनलाइन सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का स्वागत और पुस्तक वितरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र और शाला प्रवेशोत्सव के पावन अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण विगत 2 वर्षों में नियमित शालाएं गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी स्थिति में बच्चों के पढ़ने और बढ़ने में कोई बाधा ना आए और उनका साल खराब ना जाए। उन्होंने कहा कि नए शिक्षा सत्र 2022 की शुरुआत हम बहुत उम्मीदों के साथ कर रहे हैं। इस वर्ष नियमित शालाएं संचालित हों और साथ ही पिछले सत्रों में हुए नुकसान की भरपाई भी हो सके। नए सत्र के साथ हम नए कार्यों का आगाज भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र से कुछ चयनित शालाओं में बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि हमारे शिक्षक शिक्षागण यदि इस आयु वर्ग के बच्चों पर समुचित ध्यान देंगे तो बच्चे जल्द ही विषय को आत्मसात कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल लॉकडाउन के दौरान पढ़ई द्वार प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया था, जिसका अच्छा उपयोग हमारे शिक्षकों, पालकों एवं विद्यार्थियों ने किया। प्रदेश में शिक्षा की अधोसंरचना तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम विद्यालय योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत 171 अंग्रेजी माध्यम और 32 हिंदी माध्यम स्कूलों का संचालन प्रारंभ किया गया है। सरकार का प्रयास है कि सरकारी स्कूलों की उन्नति का स्तर किसी भी निजी स्कूल से कम ना हो और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने बीते बुधवार पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की बैठक की। बैठक में सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक तथा प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक जुनेजा ने चिटफंड कंपनी के संचालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और निवेशकों की धन वापसी के लिए किए जा रहे कार्यों पर बैठक में विस्तार से समीक्षा की।
साथ ही इस पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जुनेजा ने नशीले पदार्थों के कारोबारी, चोर, लूटपाट और चाकूबाजी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के कार्यों में जुड़े लोगों के खिलाफ लघु अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही संपत्ति संबंधी अपराध, शारीरिक अपराध, महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधों में जुड़े लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान श्री जुनेजा ने सभी जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति की भी जानकारी ली। बता दें कि इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, श्री हिमांशु गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस श्री आनंद छाबड़ा सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में अब राज्य के भीतर यात्री बसों के परिचालन के लिए परमिट जारी होने पर उसे 7 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकार से प्राप्त करना होगा। निर्धारित अवधि में परमिट प्राप्त न करने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा जारी परमिट को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही आवेदन को नष्टीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 72 के अंतर्गत नवीन स्थायी अनुज्ञा पत्र एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अंतर्गत यात्री बसों के परिचालन अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन के लिए जिन्हें मंजूरी प्रदान हो चुकी है, वे परमिट पर आच्छादित वाहन का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, अपने स्वामित्व के समस्त वाहनों का टैक्स चुकता प्रमाण पत्र के साथ वाहन संबंधी अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए 7 दिन के भीतर नवीनीकरण एवं स्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त करें। 7 दिन के भीतर परमिट प्राप्त न करने पर आवेदन नस्तीबद्ध करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। 22 मई को 2 पालियों में प्री परीक्षा हुई थी, जिसमें पीईटी में 12,990 और पीपीएचटी में 22,354 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पीईटी और पीपीएचटी का परिणाम जारी कर दिया है। बता दें कि पीईटी में बिलासपुर की पलक अग्रवाल और पीपीएचटी में रायपुर के कुलदीप साहू ने टॉप किया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज किए जाने की समय सीमा 30 जून 2022 निर्धारित की गई थी। बता दें कि प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के कुछ महीने बाद ही जनगणना शुरू हो सकती है, इसलिए अब वर्ष 2022 में जनगणना की संभावना नहीं है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के जनगणना निर्देश ने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण मौजूदा परिस्थिति में इसके फैलने की संभावना बढ़ने का खतरा और देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को तेज करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यस्त रहने और भागीदारी के चलते इस वर्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करना संभव नहीं होगा। जनगणना 1990 के नियम 8(4) के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को जनगणना आयोग द्वारा सूचित तिथि से फ्रीज किया जाएगा। यह तिथि जनगणना से 1 वर्ष पहले की नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमाओं को फ्रीज करने की तिथि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जनगणना निदेशक ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिव और राज्य के प्रशासक को अपने राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक सीमाओं में यदि कोई परिवर्तन हो तो 31 दिसंबर 2022 तक उसे प्रभावी करने का निर्देश जारी करने तथा जनगणना निदेशालय को अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में जारी अधिसूची की प्रति भिजवाने को कहा गया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जनगणना से पहले अधिसूची जिलों, गांवों, कस्बों और अन्य प्रशासनिक इकाई जैसी तहसीलों, पुलिस स्टेशनों की संख्या में बदलाव के बारे में राज्य द्वारा रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी देना होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द लौटेंगे दूसरी खबर के साथ, तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।